Namaskar and welcome at Hind Gurukul Edu 7. This is part 3rd of work. Before this, part 1 and 2 have been uploaded already. तो उसे जाकर जरूर देखें. वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. And do not forget to subscribe the channel and press the bell icon. धन्यवाद. In this video, we will see modal auxiliary verb. तो यहाँ पे हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के यूज से रिलेटेड रूल और जो भी कुछ है उसको देखेंगे. तो क्या क्या रूल्स है. फर्स्ट सी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स. इट इज़ यूज्ड विद अदर वर्ब्स. देखिए, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में जाने जाते हैं और ये जनरली दूसरे वर्ब्स के साथ आते हैं, यानी कि दूसरे वर्ब्स का मतलब मेन वर्ब्स के साथ इसका यूज होता है. वन थिंग, कुछ ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एज ए मेन वर्ब का काम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो किसी न किसी वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं यूज होते हैं. रूल नंबर फर्स्ट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स डोंट हैव फॉर्म्स. इट इज़ यूज्ड इन द सेम फॉर्म विद ऑल सब्जेक्ट. अब देखिए, जो मेन वर्ब था, यानी कि जो लेक्सिकल वर्ब था, मेन वर्ब था, जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब था, उसके बारे में हमने क्या देखा कि उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म. लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं इसके डिफरेंट फॉर्म्स नहीं होते हैं. सेम फॉर्म को सारे सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है. इसमें कोई ये नहीं होता है किसी भी तरह का कि नहीं इसके साथ ये फॉर्म यूज करो, उसके साथ ये. यहाँ पे सबके साथ सेम फॉर्म यूज किया जाता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के, क्योंकि ये एक ही फॉर्म में अवेलेबल होते हैं. एग्जाम्पल इज आई कैन स्पीक इंग्लिश. यहाँ पे कैन क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से. अब देखिए, आई के साथ भी कैन का यूज़ हुआ है. और सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही के साथ भी कैन का यूज़ हुआ है. तो यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये सब्जेक्ट रहेगा तो ये फॉर्म यूज़ होगा, ये रहेगा तो ये फॉर्म यूज़ होगा. जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे होगा सबके साथ एक ही फॉर्म यूज़ होगा, दैट इज कैन हेयर. रूल नंबर 2, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. यहाँ पे MAV का मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो देखिए, जब भी कभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज किया जाता है तो जनरली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब हम पढ़े थे उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ. लेट्स सी द एग्जांपल, आई कैन वॉक अ माइल. ठीक है, आई कैन वॉक अ माइल. तो यहाँ पे क्या है, कैन क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इसके बाद जो यूज़ हुआ है वॉक, वो मेन वर्ब है. और ये कौन से फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में है. तो यही रूल है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो भी वर्ब आप यूज करेंगे, इसके साथ जो भी वर्ब यूज करेंगे वो किस फॉर्म में होगा, फर्स्ट फॉर्म में होगा. रूल नंबर 3, बट ऑट यूज्ड प्लस इन्फिनेटिव टू. लेकिन देखिए, यहाँ पे दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, एक ऑट है और एक यूज्ड है. ये ऐसे दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इसके बाद टू का यूज़ कंपलसरी होता है, यानी कि टू का यूज़ आपको करना ही होगा. ऑट के बाद टू होना चाहिए, यूज्ड के बाद भी टू होना चाहिए. तो इस कंडीशन में टू का यूज़ होने से क्या हो जाता है, जो मेन वर्ब होता है वो मेन वर्ब नहीं रह जाता है, इन्फिनेटिव बन जाता है. कैसे, लेट्स सी. ही ऑट टू हेल्प द पुअर. ठीक है, ऑट क्या हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया. बोले थे कि टू का यूज़ करना ही करना है, इसके जस्ट बाद टू का यूज़ करेंगे, ऑट के जस्ट बाद. और उसके बाद मेन वर्ब हेल्प का यूज़ हुआ है, तो हेल्प फर्स्ट फॉर्म में है और इसके पहले टू का यूज़ हुआ है. तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं. तो यहाँ पे टू के आ जाने से हेल्प जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं कहलाएगा बल्कि इन्फिनेटिव कहलाएगा, बिकॉज टू इज़ हेयर. तो हेंस ही और टू हेल्प द पुअर. तो यहाँ पे मेन वर्ब हो गया और यहाँ पे ये इन्फिनेटिव हो गया, क्योंकि ऑट के साथ टू का यूज़ करते ही है, कभी भी ये चीज़ याद रखिएगा. सेकेंड एग्जाम्पल, आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग. तो ऑट और यूज्ड के साथ भी टू का यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पे
वॉक जो मेन वर्ब है ये इन्फिनेटिव बन गया है, टू के साथ आने से ये इन्फिनेटिव बन गया। तो आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, यूज हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, टू वॉक इन्फिनेटिव बन गया। तो ये दो ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ऑट और यूज जिनके साथ टू कंपल्सरी है, ये आएगा ही आएगा चाहे कुछ भी हो। रूल नंबर 4, डेयर एंड नीड आर यूज्ड एज मेन वर्ब्स। अब देखिए स्टार्ट में भी एक्सप्लेन करते समय हम बताए थे कि कुछ ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनका यूज मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है, तो वो है डेयर और नीड। एग्जाम्पल इज हियर, शी नीड्स योर हेल्प। यहाँ पे और कोई वर्ब है नहीं है, सी सब्जेक्ट है, नीड्स यहाँ पे जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। योर इज हियर ऑब्जेक्ट, योर हेल्प क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का। तो यहाँ पे नीड्स क्या कर रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है बट वर्क कर रहा है मेन वर्ब का, इसीलिए यहाँ पे एस का ऐड हुआ है, इसका फॉर्म चेंज हुआ है, क्योंकि ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो ये ज़रूरत के हिसाब से इसका फॉर्म चेंज होगा, अदरवाइज फॉर्म चेंज नहीं होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के। हाउ डियर ही स्पीक, यहाँ पे देखिए हाउ डियर ही स्पीक, डियर है मेन वर्ब के रूप में वर्क किया है। तो इस तरह से ये वर्ब्स हैं जिनका, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनको मेन वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। तो दो कंडीशन याद रखिएगा, एक तो डियर और नीड वाली कंडीशन और दूसरी ऑट और यूज्ड वाली कंडीशन कि इनके साथ टू को यूज़ करेंगे। अब डिटेल में देखते हैं एक एक करके सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के यूज़ से रिलेटेड रूल्स। फर्स्ट है यूज़ ऑफ कैन। अब कैन का यूज़ कब कब किन परिस्थितियों में किन सिचुएशन में करते हैं वो देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, कैन इज यूज टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। फर्स्ट रूल के तहत क्या कहा गया है कि कैन का यूज करते हैं पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को बताने के लिए। अब जब कैन का यूज पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को बताने के लिए किया जाता है तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, बी एबल टू, बी कैपेबल ऑफ, नो हाउ टू। ठीक है, ये कैन का मीनिंग यहाँ पे निकल के आएगा। सी द एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पे कैन का यूज़ हुआ है तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आई की एबिलिटी है कि वो स्पीक बोल सकता है, उसकी कैपेसिटी है कि वो स्पीक बोल सकता है, उसके पास इतना पावर है कि वो इंग्लिश बोल सकता है। तो एक तरह से ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो बी एबल टू, कैन का मतलब हो गया ना कि आई क्या है, वो एबल है क्या करने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए। तो इसीलिए बी एबल टू या बी कैपेबल ऑफ या नो हाउ टू का सेंस निकल के आता है कैन का। ही कैन लिफ्ट द स्टोन। अब देखिए ही जो है स्टोन को उठा सकता है, उसके अंदर एबिलिटी है, कैपेसिटी है, क्षमता है स्टोन को उठाने की, उसके पास उतना पावर है कि वो स्टोन को उठा सकता है। तो उसको पता है हाउ टू लिफ्ट द स्टोन, तो ये भी पता है। तो यही सारे सेंस जो है कैन का निकल के आएगा। तो कैन का फर्स्ट यूज क्या हो जाएगा, टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। रूल नंबर 2, सेकेंड क्या कैन का यूज है ये देखते हैं, टू एक्सप्रेस परमिशन। कैन का यूज परमिशन लेने और देने के सेंस में भी यूज किया जाता है, बट फॉर्मल सेंस में नहीं, इनफॉर्मल सेंस में। कैसे देखते हैं, यहाँ पे परमिशन एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है, बी अलाउड टू, बी परमिटेड टू, यानी कि किसी चीज़ के लिए सामने वाले को कैन का यूज़ किया जा रहा है तो सामने वाले को परमिशन दिया जा रहा है या परमिशन देने से रोका जा रहा है या परमिशन लिया जा रहा है। एग्जाम्पल इज यू कैन गो नाउ। अब यहाँ पे यू कैन गो नाउ यानी कि यू को परमिशन मिल रहा है कि वो जा सकता है। कैन आई सी योर बुक। अब यहाँ पे आई जो है कैन का यूज़ करके वो योर की बुक को देखना चाहता है, तो वो कहता है कि क्या मैं आपकी बुक देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो जब हमें परमिशन लेना या देना हो और किस सेंस में, इनफॉर्मल सेंस में, तो कैन का यूज़ करेंगे। अगर फॉर्मल सेंस में आप कैन का यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा नहीं माना जाएगा, बाय नेचर आपको रूड माना जाएगा। इसलिए आप फॉर्मल सेंस में कैन का कभी भी नहीं यूज़ करेंगे।
फॉर्मल सेंस में मे का यूज़ किया जाता है, वुड का और कुड का, उसको देखेंगे आगे। लेकिन पहले कैन का यूज़ आप परमिशन के सेंस में यूज़ करते हैं तो इनफॉर्मल सेंस में करेंगे। रूल नंबर 3, कैन टू एक्सप्रेस थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कैन का तीसरा क्या यूज है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। तो जो सैद्धांतिक संभावना है उसका यूज करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी कैन का यूज करते हैं। जस्ट सी हियर, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। अब ये एक पॉसिबिलिटी है कि हर किसी से गलती हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर किसी से गलती हो सकती है। तो ये एक तरह से थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कैन का यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए भी कैन का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 4, कैन टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर। अब कैन का यूज़, जो कैन का नेक्स्ट यूज़ है उसमें हैबिट या नेचर को एक्सप्रेस करना हो तो अभी कैन का यूज़ कर सकते हैं। हाउ, लेट्स सी। एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन। अब यहाँ पे कैन का यूज़ करके क्या बताया जा रहा है कि जो ऑनेस्ट मैन है वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। तो यहाँ पे किसके नेचर की बात बताई जा रही है, एक ऑनेस्ट मैन का नेचर कैसा होता है, एक ऑनेस्ट मैन का नेचर किसी को हार्म नहीं पहुँचाना होता है, तो इसीलिए कैन का यूज़ हुआ है। तो कैन का यूज़ हैबिट और नेचर के लिए भी करेंगे, जैसा कि यहाँ पे नेचर के लिए दिया हुआ है कि एक ऑनेस्ट मैन का नेचर क्या है, नॉट टू हार्म एनीवन। तो ये सारे जो रूल थे ये कैन के यूज़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कुड। तो अब देखेंगे कुड का यूज़। रूल नंबर 1, कुड। फर्स्ट इसका यूज़ क्या होता है कि ये कैन का पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो कुड जो होता है कैन का पास्ट फॉर्म होता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हमें कैन जब मिलता है तो उसका पास्ट फॉर्म बनाना हो तो हम कुड लिखते हैं। एग्जाम्पल इज हियर, ही सेड दैट ही कुड बीट मी इन द रेस। तो यहाँ पे कैन का ये पास्ट फॉर्म के रूप में यूज़ हुआ है कुड। कुड किस रूप में यूज़ हुआ है, कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में। और कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसके बाद जो मेन वर्ब यूज़ हुआ है किस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो भी वर्ब आप यूज़ करेंगे दैट शुड बी इन फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए बेटर देन कैन में, अब परमिशन की जब बात होती है तो हम बताए थे कि फॉर्मल के लिए कैन का यूज़ करेंगे, इनफॉर्मल के लिए कैन का यूज़ करेंगे और फॉर्मल के लिए कुड, मे और वुड का यूज़ करेंगे। तो कुड का यूज़ परमिशन के लिए कैन और मे से बेटर माना जाता है। एग्जाम्पल बताएंगे। रूल नंबर 2, कुड टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी। कुड का जो सेकेंड यूज़ है पास्ट की एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को शो करने के लिए किया जाता है। जिस तरह से कैन का यूज़ प्रेजेंट एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को शो करने के लिए किया जाता है, उसी तरह से कुड का यूज़ पास्ट एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी के लिए करेंगे। एग्जाम्पल, ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन। वो बोर्ड एग्जामिनेशन को पास कर सकता था। देखिए उसके अंदर जो ही है इसके अंदर कैपेसिटी थी, एबिलिटी थी, योग्यता थी। ही के अंदर ये योग्यता थी कि वो बोर्ड एग्ज़ाम पास कर सकता था, बट वो कर नहीं पाया। तो इस सेंस में कुड का यूज़ करेंगे। किस सेंस में, पास्ट एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को शो करना हो, एक्सप्रेस करना हो तो। रूल नंबर 3, कुड का यूज़ और क्या करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जब हमें किसी से रिक्वेस्ट लेना हो, बहुत ही पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करना हो, परमिशन लेना हो, तो कुड का यूज़ करेंगे। अभी जस्ट हम बताए थे इसके बारे में। कुड यू गिव योर नोटबुक प्लीज़। अब यहाँ पे कुड के यूज़ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो सामने वाला है वो इस यूज़ से बहुत ही पोलाइट वे में रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उसका नोटबुक लेना चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए कुड का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे कुड का यूज़ किस लिए, एक्सट्रीम पोलाइट रिक्वेस्ट, जो पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन है उसके लिए। तो कैन का यूज़ फॉर्मल
परमिशन इनफॉर्मल परमिशन के लिए होगा, मे का यूज़ फॉर्मल के लिए होगा, और मे से बेटर यूज़ कुड का यूज़ करना माना जाता है परमिशन के लिए। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, कुड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी अनरियल सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट। अब देखिए कुड का जो नेक्स्ट यूज है उसमें क्या है, पॉसिबिलिटी को शो करना हो, और कब, प्रेजेंट टाइम में हमें कोई ऐसी फैंसीफुल सिचुएशन हो, काल्पनिक हमारे सामने परिस्थिति हो और उसको एक्सप्रेस करना हो, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में काल्पनिक परिस्थिति की संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए कुड का यूज करेंगे। तो कुड का यूज कब करेंगे, प्रेजेंट में अनरियल सिचुएशन यानी कि काल्पनिक परिस्थिति की संभावना, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। एग्जाम्पल, इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाई एन आईफोन। अब यहाँ पे आई क्या कर रहा है, संभावना प्रेजेंट कर रहा है कि अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होता तो मैं आईफोन खरीद लेता, ठीक है। तो इस तरह की संभावना, जो कि अब उसके पास उतना पैसा है नहीं तो वो नहीं खरीद सकता, तो इट इज़ जस्ट टू प्रेजेंट अनरियल सिचुएशन, ठीक है। तो अनरियल सिचुएशन है और वहाँ पे एक तरह से संभावना व्यक्त की जा रही है कि हाँ पैसा होता तो खरीद लेता, बट है नहीं तो खरीदेगा नहीं। तो इस तरह के सेंस में भी कुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ मे। रूल नंबर 1, फर्स्ट यूज है मे का टू एक्सप्रेस परमिशन, ठीक है। तो कैन का भी यूज परमिशन के लिए करेंगे बट इनफॉर्मल, कुड का भी यूज परमिशन के लिए करेंगे, मे का भी यूज परमिशन के लिए करेंगे फॉर्मल सेंस में। तो मे का यूज परमिशन के लिए करेंगे फॉर्मल सेंस में। हियर मे मीन्स बी अलाउड टू, यहाँ पे मे का मतलब होगा कि सामने वाले को परमिशन दिया जा रहा है या लिया जा रहा है। तो एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर, ये स्टेटमेंट जो है ये तो आप लोगों ने बोला भी होगा, अपनी लाइफ में सुना भी होगा, तो इसको समझ भी लीजिए आज। यहाँ पे मे क्या कर रहा है, एक रिक्वेस्ट कर रहा है सर से, अंदर आने की बात कर रहा है। यहाँ पे आई मे का यूज करके रिक्वेस्ट कर रहा है सर से अंदर आने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है और यस यू मे, यहाँ पे रिक्वेस्ट को परमिट किया जा रहा है, यानी कि सामने वाले को परमिशन दी जा रही है। तो इस कंडीशन में मे का यूज करेंगे। तो मे का यूज केस कैन से बेटर माना जाता है फॉर्मल कंडीशन में, लेकिन मे से भी अच्छा आपको पोलाइट बनना है तो फिर कुड का यूज करिए। रूल नंबर 2, मे टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी अनसर्टेनिटी। अब देखिए मे का दूसरा जो यूज है वो पॉसिबिलिटी के लिए या अनसर्टेनिटी के लिए, अनिश्चितता के लिए और संभावना के लिए भी करते हैं मे का यूज। जैसे कोई चीज़ पॉसिबल हो, संभावित हो, कोई चीज़ अनसर्टेन हो, निश्चित ना हो, तो उस सेंस में भी मे का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे, इट मे बी ट्रू। तो यहाँ पे इट मे रेन टुडे, यहाँ पे पॉसिबिलिटी प्रेजेंट की जा रही है कि आज बारिश हो सकती है। इट मे बी ट्रू, ये पॉसिबिलिटी प्रेजेंट की जा रही है कि यह सही हो सकता है। तो जहाँ पे कोई चीज़ निश्चित ना हो और संभावना व्यक्त की जाए तो उस कंडीशन में भी मे का यूज करेंगे। रूल नंबर 3, मे का यूज जो थर्ड यूज है वो है टू एक्सप्रेस विश, प्रे, ब्लेस, कर्स। तो किसी के लिए विश करना हो, प्रे करना हो, ब्लेस देना लेना हो गॉड से, या फिर किसी को कर्स देना हो, अभिशाप देना हो, तो भी मे का यूज करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल हियर, मे ही लिव लॉन्ग। अब यहाँ पे मे का यूज करके कहा जा रहा है कि मे ही लिव लॉन्ग, वह बहुत दिन तक जिए। कहते हैं ना सब लोग किसी के बारे में कहते हैं अरे वो बहुत दिन तक जिए, कोई अच्छा है तो उस कंडीशन में मे का यूज करेंगे। मे गॉड पनिश हिम। अब कोई बहुत गलत पर्सन है और बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रखा है, तो कोई कहता है नहीं भगवान उसको उसकी सज़ा देगा, भगवान उसको उसकी सज़ा दे, ऐसा कहते हैं। तो उस कंडीशन में भी मे का यूज़ करेंगे। तो इन किस किस कंडीशन में यूज़ करेंगे, विश, प्रे, ब्लेस और कर्स। रूल नंबर 4, if principal clause is in present tense and subordinate clause to express purpose starts with that, so that in order that may is used in subordinate clause।
अब इस रूल में क्या कहा गया है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है सेंटेंस का, क्लॉज के बारे में बता दिए थे पिछले वीडियो में, पीछे के एक वीडियो में हमने क्लॉज के बारे में डिस्कस किया अच्छे से कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है और मेन क्लॉज क्या होता है, सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट टेंस में हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है, पर्पस, किसी चीज़ का उद्देश्य प्रेजेंट किया जा रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज में। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो दैट या सो दैट या इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट हो, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसमें मे का यूज करेंगे। एग्जाम्पल इज हियर, ही वर्क हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड। तो बताए थे कि जो सेंटेंस होते हैं, दो सेंटेंस अगर कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पे एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, वो दूसरे पे निर्भर नहीं होता है अपने मीनिंग के लिए। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड करता है अपना सेंस निकालने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो, ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है सो दैट। और क्या कहा गया है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट हो, तो सो दैट से स्टार्ट हुआ है। तो उस कंडीशन में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो कि ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें हम मे का यूज करेंगे, तो ही मे सक्सीड। ठीक है, रूल नंबर 5, जो नेक्स्ट मे का यूज है टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी, सरप्राइज। तो मे का जो नेक्स्ट यूज है उसमें